ऊपर से शांति का दिखावा करता आरव अंदर से कितना आंदोलित था, यह सिर्फ वही जान सकता था। कभी उसने इशिका से सच्ची मोहब्बत की थी। सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, बेइंतहा मोहब्बत। उसके बारे में ऐसी घटिया बातें सुनना उसे भी बेचैन कर रहा था, मगर वह चाह कर भी अपनी बेचैनी सबके सामने जाहिर नहीं कर सकता था। पब से आने के बाद रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी, मगर उसकी आंखों में नींद तक नहीं था। रह रहकर रोनित की बातें उसके जहन में गूंज उठती थीं। एक बार, बस एक बार इशिका से शादी हो जाए, फिर उसके बाद उसकी पूरी जिंदगी नर्क बनाकर रख दूंगा मैं। शादी के बाद तो उसकी सांसों पर भी मेरी हुकूमत होगी, और जैसे ही प्रॉपर्टी के पेपर मेरे हाथ में आ जाएंगे, उसकी सांसें भी मैं रोक दूंगा। ये शादी मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए कर रहा हूँ। अब सबके सामने चाहे लाख इनकार कर ले आरब, मगर इस बात को वह झुठला नहीं सकता था कि आज भी वह इशिका से बेहद प्यार करता है, और वह जानता है कि इशिका भी उससे प्यार करती है। हाँ, उसने अविश्वास जताया, मगर उसे भी ड्रग्स दिया गया था, और आरब ने जब सनाया का सच पता किया तो यह ड्रग्स वाली बात भी उसके सामने आ गई। इस वजह से उसे इशिका के लिए भी बुरा लगा। मगर क्या उन दोनों का प्यार इतना कमज़ोर था कि सस्ते दवाइयों की वजह से इतना कमज़ोर पड़ गया? माना कि इशिका नशे में थी, मगर क्या एक बार भी वह उसकी साइड नहीं हो सकती थी? नशे में तो वो भी था, तो क्या नशे का सहारा लेकर उसने सनाया के साथ कुछ गलत कर दिया था? क्या उसे याद नहीं था कि वह इशिका से प्यार करता है? नहीं, अगर मन में विश्वास हो तो कोई भी नशा हम पर हावी नहीं हो सकता है। आरव, वह इस वक्त बहुत बुरी तरह से उलझा हुआ था। एक तरफ उसे इशिका की फिक्र भी हो रही थी, और दूसरी तरफ मन में यह जंग भी चल रहा था कि शायद इशिका उसे दिल की गहराइयों से पूरी तरह प्यार नहीं करती है। वरना क्या उसे अब तक सच का पता नहीं चला होगा? जितना भी वह सोच रहा है, आरब को पूरा यकीन था कि इशिका ने सच पता लगा लिया होगा, और सच पता लगाने के बाद भी अगर वह खामोश है, तो इसका मतलब है कि दूर होने में उसकी भी रजामंदी है। तो फिर मैं क्यों फिक्र करूं उसकी? इतना कहकर उसने अपने दिमाग को झटक दिया और सोने चला गया। इधर अनंत घर पहुंचा तो वह बहुत गुस्से में था। अनन्या ने जब उससे पूछा तो अनंत ने बस इतना ही बताया कि इशिका रोने से शादी करने वाली है, और यह सुनकर अनन्या को भी झटका लगा। किसी और से शादी करती तो शायद उसे इतना बड़ा झटका ना लगता, मगर रोहित, उसके बारे में सब कुछ जानते हुए भी वह कैसे उससे शादी कर सकती है? उसने तुरंत इशिका को फोन लगाया और उससे पूछा कि क्या यह सच है कि वह रोहित से शादी करने वाली है। इस पर इशिका ने हाँ कहा, और कहा कि शादी भी बहुत जल्द होने वाली है। पंडित जी आज ही मुहूर्त निकाल कर गए हैं, अगले हफ्ते तक शादी हो जाएगी। इशिका, इतनी जल्दी क्या है, और वह भी रोहित से शादी करने की? अनन्या भी अपना गुस्सा संभाल नहीं सकी। मुझे नहीं पता था तुम इतनी जल्दी अपना प्यार भुला दोगी। मगर उधर से इशिका बेबसी से मुस्कुराते हुए बोली, अगर मेरा बस चले तो मैं इस जन्म में तो क्या, किसी जन्म में शादी ना करूं, मगर घर वालों को बहुत जल्दी लगी है मुझे यहाँ से हटाने की। इशिका ने जब दर्द भरी आवाज में कहा तो अनन्या को अपनी गलती का एहसास हुआ। आई एम सॉरी इशिका, मुझे तुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मगर सच में यार, तू रोनित से कैसे शादी कर सकती है? तू तो उसके बारे में सब कुछ जानती है ना? मैं तो उसके बारे में जानती हूँ, मगर प्रॉब्लम यह है कि लोग मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही जान गए हैं। क्या मतलब? पापा को मेरे लायक कहीं लड़का नहीं मिल रहा है। मेरी इतनी बदनामी जो हो चुकी है, और ऊपर से मेरी बीमारी। लोगों को ऐसी जीवन साथी नहीं चाहिए, इसलिए मेरी शादी रोनित से हो रही है। अब तो अनन्या के लिए भी जैसे कुछ कहने के लिए नहीं बचा था, इसलिए खामोश हो गई वह भी। तो दूसरी तरफ से इशिका बोली, तू चिंता मत कर, जो भी होगा भगवान की मर्जी से होगा। और अगर भगवान ने मेरी किस्मत में रोनित को ही लिखा है, तो उसे कोई नहीं बदल सकता। मगर इशिका, प्लीज अनु, अब मैं इस बारे में ना तो कुछ सुनना चाहती हूँ और ना ही कुछ कहना। थक चुकी हूँ अब मैं इन सब से। अगर तू कहे तो एक बार हम आरब से बात करें। नहीं, इशिका ने तुरंत जवाब दिया। क्या तू उसे भूल चुकी है? अब मैं उसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ अनन्या। अब मैंने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। अब वे मेरी जिंदगी का जो भी फैसला लेना चाहते हैं वह ले सकते हैं, आराम से। ऐसा कैसे कर सकती है तू ईशु? प्लीज अनन्या, समझने की कोशिश कर। अगर उसे मुझसे कुछ कहना होता तो इतने दिनों में एक बार भी तो कोशिश करता ना। लेकिन नहीं, वह खुद ही मुझसे दूर जाना चाहता है। तो अब मैं भी उसके आसपास रहकर उसके दुख का कारण नहीं बनना चाहती।
शायद वह मुझसे दूर रहकर ही खुश रह सकता है। इशिका, रखती हूँ, रात काफ़ी हो गई है, तू भी आराम कर। इतना कहकर इशिका ने फ़ोन काट दिया। कितना मुश्किल होता है खुद को ही इस बात का दिलासा दिलाना कि आप अपने प्यार से दूर रह सकते हैं। इशिका भी इस वक्त इसी मानसिक स्थिति से जूझ रही थी। दिल में आरब के लिए बेपनाह प्यार होते हुए भी वह सामने खड़े आरब से बात तक नहीं कर सकती थी। और अब रोनित से शादी, जिसने कभी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। उसने एक लंबी सांस ली और वह खुद से ही बोली, शायद यही ठीक रहेगा सभी के लिए। जानती हूँ कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अच्छा है कि जिंदगी भर गलत ही समझते रहो। मैं तुम्हारी गलतफहमी अब नहीं दूर करूंगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ कि अगर तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो यहाँ के लोग तुम्हें कभी भी शांति से नहीं रहने देंगे। इतना कहकर इशिका ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। अनन्या ने भी आरब से बात करने की कोशिश की। उसे इशिका की तबीयत का भी हवाला दिया, मगर जैसे आरब पर तो इस बात का असर होना ही बंद हो गया था। अगर कोई कुछ कहता तो सुन जरूर लेता, मगर जवाब उसका एक ही होता कि वह उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता है। हर कोई अपनी कोशिश कर चुका था और फिर यह भी मान लिया कि शायद भगवान की यही मर्जी है। और फिर धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब इशिका और रोनित की शादी होनी थी। हर कोई सुबह से ही शादी की तैयारी में मगन था। इधर आरब अपने मन को लाख समझाता हुआ कि उसे कोई वास्ता नहीं है और ऑफिस में चला गया था, मगर उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। और आखिर उसका सब्र जवाब दे गया। वह सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकता था, मगर इशिका की जान पर बनाए कैसे बर्दाश्त कर सकता था। और रोनित के तो इरादे ही यही थे। शादी के बाद उसकी प्रॉपर्टी रोनित के नाम होना तय था, और जैसे उसे प्रॉपर्टी के कागजात मिलते वह इशिका को जान से भी मार सकता था। दिल और दिमाग के इस जंग में दिल की जीत हुई। उसने अपने पिया आदित्य को लिया और अपने बॉडीगार्ड के साथ उस होटल में पहुंच गया जहां रोनित और इशिका के लिए मंडप सजा था। और फिर उसने अपने ताकत और बंदूक के दम पर इशिका से शादी कर ली। आरब को वहां इस अवतार में देखकर हर कोई चकित था। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि सीधा सादा अरब कभी इस तरह क्रिमिनल का रूप धारण कर सकता है। इस तरह उसने सबकी नज़रों में अपराधी बनकर भी रोनित और अवाना के गंदे इरादों से इशिका को बचा लिया था। इशिका खुद भी हैरान थी आरब के ऐसे रिएक्शन पर। दिल में खुशी भी थी कि वह रोनित की दुल्हन बनने की बजाय आरब की बीवी बन गई। मगर आरब एक बार फिर से सबके सामने गुनहगार साबित हो गया था। और तभी एक झटके से प्लेन की लैंडिंग हुई, तो उसके झटके से वह दोनों भी अपने अतीत से बाहर निकल आए। उन दोनों को पता ही नहीं चला कि कब वह अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। अतीत की कड़वी यादें उनके जहन में इस वक्त भी बनी हुई थी, मगर आज का सच यह था कि वह सारी बाधाओं को पार कर एक दूसरे के हमसफर बन चुके थे। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो आरब मुस्कुरा दिया और बोला, जो भी था उसे भूलने में ही भलाई है। हम आज के बाद ना तो अपनी बीती बातों को याद करेंगे और ना ही उन पर कोई चर्चा। हम सिर्फ आज में जिएंगे। इतना कहकर उसने इशिका का हाथ जोर से पकड़ लिया, तो इशिका ने भी अपने हाथों को कसकर आरब की हथेली पकड़ ली, जैसे एक दूसरे से वादा कर रहे हों कि अब उनके बीच में कोई नहीं आएगा। एयरपोर्ट से उतरने के बाद आरब और इशिका एक कैब लेकर होटल अर्चिड पहुंचते हैं। आरब ने यहाँ पहले ही बुकिंग कर रखी थी। यह वही होटल था जहाँ 3 साल पहले शिमला आने के बाद इशिका और आरब रुके हुए थे। इस होटल से उनकी कई यादें जुड़ी थी। इसी होटल में रहने के दौरान उनकी शादी भी हुई थी और 2 दिनों का हसीन प्यार का सफ़र भी उनका यहीं से शुरू हुआ था। कितना सब कुछ अच्छा था उस समय, मगर इन 3 सालों में काफ़ी कुछ बदल गया था। कई उतार चढ़ाव आए उनकी ज़िंदगी में, और आरब ने एक बार फिर से अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए इसी जगह को चुना था। जैसे उनकी कैब होटल के सामने रुकी, इशिका ने उस होटल को देखा और उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। आखिरकार इस होटल से उसे भी बहुत कुछ मिला था। यहीं पर उसने जाना था कि वह भी किसी की जिंदगी में मायने रखती है। कैब से उतरकर आरब इशिका का हाथ पकड़कर होटल के अंदर चल देता है और स्टाफ उसके लगेज को उठाए उनके पीछे पीछे। जैसे ही आरब काउंटर पर पहुंचता है, वहाँ का मैनेजर उनकी तरफ फूलों का एक गुलदस्ता बढ़ाकर मुस्कुराते हुए खुद उनका स्वागत करते हुए कहता है, वेलकम मिस्टर एंड मिसिस खुराना, आपका हमारे होटल में बहुत बहुत स्वागत है। आरब ने वह फूल ले लिए तो फिर मैनेजर आरब को रूम की चाबी देते हुए बोला, सर आपके लिए वही कमरा रेडी हो गया है जिसकी आपने फरमाइश की थी, प्लीज। आरब ने उस चाबी को अपने हाथ में ले लिया और लिफ्ट की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वह लोग कमरे के पास पहुंचे,
ना चाहते हुए भी इशिका के होठों पर एक बार फिर मुस्कान तैर गई। यह वही कमरा था जहाँ पर इशिका ठहरी हुई थी 3 साल पहले। शादी तो उस समय भी हुई थी उसकी, मगर उस समय उसने अकेले में अपना वक्त गुजारा था। उसके चेहरे पर मुस्कान देखते ही आरब भी मुस्कुराकर बोला, पसंद आया सरप्राइज? बहुत। आरब ने दरवाजा खोला और इशिका को अंदर चलने के लिए कहा। जैसे ही इशिका ने अंदर कदम रखा, उसके चेहरे पर खुशी खिल उठी, क्योंकि अंदर का पूरा कमरा ही रंग बिरंगे फूल और बैलून से सजा हुआ था। कमरे में इतने ज्यादा फूल लगे हुए थे कि इशिका को लगा मानो वह लोग किसी कमरे में नहीं बल्कि किसी गार्डन में बैठे हों। उसने एक बार फिर प्यार से आरब की तरफ देखा तो आरब ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और फिर सामान लाने वाले रूम बॉय को सामान रखने का इशारा कर बोला, अब हम लोग फ्रेश होने जा रहे हैं, इसलिए जब तक हम कुछ ऑर्डर ना करें हमें डिस्टर्ब ना किया जाए। जी सर, उस रूम बॉय ने कहा और चुपचाप सर झुकाकर वहां से चला गया। उसके जाते ही आरब ने दरवाजा बंद किया और वापस मुड़कर देखा तो इसी का बच्चों की तरह उन फूलों और बैलून को छू छू कर देख रही थी। आई एम सो हैप्पी आरब कि तुमने यह सब मेरे लिए किया। थैंक यू सो मच। तुम्हें थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस इसी तरह मुस्कुराती रहा करो, मुझे मेरा मेहनताना मिल जाया करेगा। इतने से ही तुम खुश हो जाओगे। बड़ी सस्ती मजदूरी है तुम्हारी, इशिका ने शरारत से कहा। तो एक पल को तो अरब को कुछ समझ में नहीं आया, मगर जब समझ में आया तो उसके होंठों पर भी मुस्कान खिल गई और वह इशिका का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसे खुद के सीने से लगाते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, फिक्र न करो, मुझे अपना पूरा मेहनताना वसूल करना आता है। इतना कहकर उसने अपना एक हाथ इशिका के चेहरे की तरफ बढ़ाया और उसकी आंखों के आगे आते हुए बालों को हटाकर कान के पीछे किया और फिर जैसे ही आरब अपना चेहरा उसके चेहरे की तरफ ले जाने लगा, इशिका झट से पीछे हट गई। आरब के करीबी का एहसास करके ही उसकी धड़कनें दोगुनी स्पीड से भागने लगी। आरब उसे इस तरह से मुड़ते हुए देखा तो मुस्कुराकर पीछे से उसकी कमर में हाथ डाल दिया और फिर उसके कंधे पर अपना चिन रखते हुए बोला, बड़ी कंजूस मालकिन हो, मेहनताना देने में इतनी आनाकानी। इशिका फिर आरब से अपने आप को छुड़ाकर खिड़की के पास चली गई और वहां खड़ी हो गई तो आरब भी उसके पास आ गया और फिर इशिका का हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर बोला, क्यों भाग रही हो मुझसे? मगर इशिका ने जवाब देने की जगह अपने चेहरे को नीचे झुका लिया। उसे आरब से नजरें मिलाने में भी शर्म आ रही थी, मगर आरब ने उसकी चिन को अपने हाथों से पकड़ा और उसे ऊपर उठाते हुए बोला, मेरी आंखों में देखो इशिका। मगर इशिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं। देखो इशिका। इशिका ने नाम में गर्दन हिला दी और अपनी आंखें पहले की तरह ही बंद रखीं। जब इशिका ने अपनी आंखें खोलने से इनकार कर दिया तो आरब अपनी उंगली को उसके चेहरे पर फिराते हुए धीरे धीरे उसकी गर्दन पर ले आया। इशिका की सांस ऊपर नीचे होने लगी। तभी आरब ने उसके चेहरे को देखते हुए गर्दन से उंगली हटाकर नीचे सरकाने लगा। इशिका की तो जैसे सांसें रुक गई, मगर आरब नहीं रुका। वह लगातार नीचे बढ़ते जाता है और फिर अचानक से इशिका खिलखिलाकर हंस पड़ी, क्योंकि आरब ने अपनी उंगली अचानक से हटाया और फिर दोनों हाथों से उसे गुदगुदी करने लगा। अब देखता हूँ कैसे आंखें नहीं खोलती हो। नहीं आरब, प्लीज छोड़ो, मुझे छोड़ो। मगर आरब ने उसे नहीं छोड़ा और फिर वो दोनों एक दूसरे को लिए हुए बेड पर गिर पड़े, जहाँ इशिका उससे बचने के लिए हाथ पैर मारते हुए हंसती जा रही थी और बोले जा रही थी, प्लीज आरब, प्लीज नहीं। तभी इस गुदगुदी के चक्कर में इशिका का आंचल उसके सीने से हट गया और जब आरब की नज़र उस पर पड़ी तो वह एकटक सब कुछ भूलकर उसे देखता ही रह गया। इधर इशिका ने जब आरब को शांत देखा तो उसने आरब की तरफ देखा और फिर जब उसकी नज़रों का अनुसरण किया तो वह झट से पलट गई और ऐसा करना आरब को बिल्कुल नागवार गुजरा। वह तुरंत उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे पलट दिया। इशिका एक बार फिर असहज हो गई, मगर इस बार आरब ने जब उसके पेट पर हाथ रखा तो इशिका की सिसकी ही निकल गई। आरब धीरे से उसके पेट पर झुका और अपने होंठ उसकी नाभि पर रख दिए। आरब के इस हरकत ने इशिका को बेचैन कर दिया और वह आरब से लिपट गई। आरब ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और फिर अपने होठों से उसकी गर्दन को सहलाने लगा। साथ ही उसके हाथ इशिका की पीठ पर भी मचल रहे थे। वह दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे जब इतने में फोन की घंटी घनघना उठी। आरब ने फोन की तरफ इस तरह देखा मानो इस समय इससे बड़ा दुश्मन उसका और कोई है नहीं। इशिका भी फोन आने से असहज हो उठी और उठने लगी तो आरब ने उसके हाथ को पकड़कर वापस बेड पर लिटा दिया और फोन को इग्नोर कर वापस से इशिका की तरफ अपने हाथ बढ़ाए।
कि तभी एक बार फिर से फ़ोन कट कर फिर से बज उठा और इस बार आरब ने गुस्से से फ़ोन उठाया तो उधर से अनंत बोला, पहुंच गया तू? मैं कोई बच्चा हूँ क्या जो खो जाऊंगा? आरब अनंत पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, मगर इस वक्त वह अपने गुस्से को काबू भी नहीं कर सका और उसकी ऐसी हालत पर अनंत जोर से हंस पड़ा। मतलब मैंने गलत वक्त पर फ़ोन किया। आरब कुछ नहीं बोल सका, बस कसमसाकर रह गया। मगर अनंत की हंसी रुकी नहीं रही थी तो आरब चिढ़कर बोला, तुझे दौरे पड़ गए हैं क्या जो तू हंसे ही जा रहा है? एक और बात मैं तुझे बता दूं, अगर दौरे पड़े भी हैं ना तो दिल्ली में बहुत सारे डॉक्टर हैं, इलाज करवाओ अपना। अले ले ले, गुस्सा आ रहा है मेरे आरब को। अनंत ने ऐसे कहा जैसे कोई किसी को चिढ़ाकर बोलता है। तू जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा है ना? हाँ, अनंत ने बिल्कुल सराफत से कहा। मैं फोन रख रहा हूँ। उसके यहाँ कहने पर आरब को गुस्सा आ गया। क्या हुआ, अपनी बारी आई तो गुस्सा आ रहा है? अनंत फिर हंसते हुए बोला, याद है मेरे समय में तुमने और खुद इशिका ने भी कितना तंग किया था मुझे? तो बदला लेना है तुझे? मैं तो बदला लूंगा ही। तू दूर है इसलिए हर 5 मिनट के बाद मैं तुझे फोन करूंगा। उसकी इस बात पर आरब मुस्कुराते बोला, तेरी तरह बेवकूफ नहीं हूं मैं जो हर 5 मिनट के बाद तेरा फोन उठाता रहूंगा। अब तो जब तक मैं वापस आ नहीं जाता मेरा फोन स्विच ऑफ ही रहेगा। अब कर ले तुझे जो करना है। इतना कहकर आरब ने फोन काट दिया और उसे स्विच ऑफ भी कर दिया। यह देखकर इशिका मुस्कुरा दी। आरब को भी इतना गुस्सा नहीं आ रहा था जितना वह रिएक्ट कर रहा था। यह तो दोस्तों का हक होता है, मगर इस समय उसका पूरा ध्यान सिर्फ इशिका की तरफ था। वह फिर से बेड की तरफ गया और एक बार फिर इशिका के चेहरे को पकड़कर उस पर जैसे ही झुकने लगा। इस बार इशिका के फोन की रिंग बज उठी। इशिका फोन उठाने के लिए आगे बढ़ी तो आरब ने उसे रोक दिया। छोड़ो ना उसे। मगर फोन की लगातार बढ़ती घंटी ने इशिका को उठाने के लिए मजबूर कर दिया। इशिका ने जैसे ही फोन को अपने हाथों में लिया तो उस पर अनंत का नाम देखकर उसने भी अपनी आंखें खींच ली। कौन है? आरब ने पूछा तो इशिका ने उसे फोन दिखा दिया जिस पर अनंत कॉलिंग आ रहा था और इस बात ने आरब का मूड बहुत खराब कर दिया। इस अनंत को ना बिल्कुल चैन नहीं है। इतना कहकर वह इशिका के हाथ से फोन लेता है और उसे भी स्विच ऑफ कर देता है। वह इशिका को वापस बेड पर बुलाता है, मगर अब इशिका अपने साथ लाए लगेज की तरफ बढ़ी और उसमें से अपने कपड़े निकालने लगी। क्या कर रही हो? आरब के ऊपर इस वक्त दूसरा ही नशा था। मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, बाद में हो लेना। नहीं, मुझे भूख भी लगी है। फ्रेश हो जाओ, उसके बाद कुछ खाने के लिए मंगाते हैं। इशिका बोली और अपने कपड़े निकालकर बाथरूम की तरफ चल दी। इससे पहले कि इशिका बाथरूम में पहुंचकर उसका दरवाजा बंद कर दे, आरब इशिका के पास पहुंचकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। आरब, इशिका ने छोटा सा प्रतिवाद किया। इस पर आरब उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, चलो साथ फ्रेश होते हैं, वक्त बच जाएगा। यह बात आरब ने इतने रोमानियत से बोली कि इशिका एक बार फिर शर्माकर अपनी पलकें बंद करने पर मजबूर हो गई और आरब उसे इसी तरह लेकर बाथरूम में पहुंचा और शावर के नीचे खड़ा कर शावर ऑन कर दिया। बदन पर पानी की ठंडी फुहारें पड़ने के बाद उनके अरमान ठंडा होने की जगह और भी ज्यादा तप उठे। पानी जैसे जैसे इशिका के चेहरे और होठों से होकर गुजरते वह उसके रूप को और भी कशिश बनाते जा रहे थे। कुछ पलों तक आरब उस पर गिरती बूंदों को एकटक देखता रहा और फिर वह आगे बढ़कर इशिका के चेहरे को अपने दोनों हाथों से थामा और उसके होठों से अपने होठों को जोड़ दिया। इच्छाएं तो उफान पर इशिका की भी थी, इसलिए जैसे ही आरब ने उसके लबों को छुआ उसने अपने दोनों हाथों को अरब की पीठ पर कस दिया और फिर वह दोनों एक दूसरे के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे और शिमला के बाथरूम में अचानक से तपिश बढ़ने लगी। इधर अनंत फोन लिए हुए मुस्कुरा रहा था। तभी अनन्या अनवय को सुलाकर उसके पास आई और बोली, आप भी हद करते हैं अनंत, क्या जरूरत थी उन्हें परेशान करने की? एक तो जाने कितने दिनों बाद एक दूसरे के साथ है और आप, तड़प जितनी ज्यादा होती है ना जान, मिलन का मजा उतना ही ज्यादा होता है। अनंत अनन्या का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा अपनी बाहों में जकड़ लिया। और इससे उन्हें फोन करने का क्या मतलब हुआ? तुम्हें तो सिर्फ मेरी बुराई नजर आती है। अनंत मदहोश होते हुए अनन्या की गर्दन को अपने होठों से छूते हुए बोला, यह तो सोचो मेरे फोन करने की वजह से उन दोनों ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया है। अब मैं तो क्या, उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और वह भी अपना हनीमून बिना किसी डिस्टर्ब के बिता पाएंगे। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि ऐसे वक्त पर फोन को भी डिस्टर्ब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। कहते हुए अनंत लगातार अनन्या के जुल्फों से खेल रहा था।
साथ ही उसके होंठ उसकी गर्दन पर फिर रहे थे। अनंत छोड़िए, क्या कर रहे हैं? हम भी अपना फोन स्विच ऑफ कर देते हैं, आनंद ने कहा तो अनन्या को हंसी आ गई। पतिदेव, आप इस वक्त दिल्ली में हैं, शिमला में नहीं। कोई नहीं, हम बस कुछ समय के लिए अपना फोन बंद रखेंगे, बस थोड़ी देर के लिए। अनंत की आंखों में लाल डोरे तैर रहे थे और वह अनन्या की आंखों को देखते हुए उसे अपने करीब खींच लिया। अनंत, अनबय यहीं पर है, सो रहा है वह। वैसे भी बच्चा है, अनंत ने कहा। मगर अनन्या ने कुछ कहना चाहा, तभी अनंत गुस्सा होकर बोला, आजकल हमारे लिए तुम्हारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं रह गया है। दिन भर या तो बच्चे में लगी रहती हो या फिर घर वालों के साथ, और रात को वो समय तुम्हें नींद आने लग रही है। जाओ, अभी भी घर वालों के साथ बैठो, उनके लिए तुम्हारे पास हर वक्त वक्त रहता है। इतना कहकर अनंत वहां से जाने लगा। अनंत को इस तरह नाराज होते हुए अनन्या देखी तो पीछे से जाकर उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे खुद से सटा लिया। आई एम सॉरी अनंत, मेरा वो मतलब नहीं था। प्लीज आप गुस्सा मत होइए, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं तुमसे यह तो नहीं कह रहा हूँ अनन्या कि तुम हर वक्त मेरे आगे पीछे रहो, मगर हमें थोड़ा वक्त तो साथ गुजारना चाहिए। आई एम रियली सॉरी अनंत। इतना कहकर अनन्या ने अपना चेहरा झुका लिया। अनंत ने उसके चेहरे को ऊपर किया तो अनन्या की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। यार, तुम इतना जल्दी रोना कैसे शुरू कर देती हो? अनंत अनन्या के आंसू पोंछते हुए बोला। तो अनन्या तुरंत बोली, मैं आपको नाराज नहीं देख सकती। अनंत, प्लीज आप मुझसे नाराज मत हुआ कीजिए, अनन्या ने कहा तो अनंत मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर की तरफ ले जाने लगा और बोला, तो नाराज होने का मौका ही मत दिया करो। यह बात सुनकर अनन्या ने अपनी दोनों बाहें अनंत के गले में डाल दी और मुस्कुरा दी। उसकी बाहों में अनन्या का चेहरा भी खिल उठा। उस दिन के बाद आदित्य रितु को रोज अपने साथ ही ऑफिस ले जाता, उसे छोड़ने और वहां से पिकअप भी करता। इधर डेविड जिस जगह पर रितु से मिला था उसी जगह के आसपास पता करने लगा उसके बारे में। थोड़ी दूर में एक दिन उसे रितु आदित्य के साथ गाड़ी से निकलते हुए दिख गई। उसने तुरंत अपने बॉस समीर बत्रा उर्फ सैमी को फोन लगाया और उसे बताया कि रितु यहाँ के ओबराय कंपनी में काम करती है। कौन ओबराय कंपनी? वही जिसके साथ हमारी डील फिलहाल चल रही है, डेविड ने बताया तो सैमी कुछ सोचने लगा। तभी डेविड आगे बोला, मगर आजकल वह किसी लड़के के साथ रोज आ जा रही है। यह सुनकर सैमी गुस्से से आग बबूला होकर बोला, अच्छा, उसने इतनी जल्दी किसी से शादी कर ली? बॉस, रितु मैम को देखने पर ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वह शादीशुदा है। तो फिर वह लड़का क्या उसका बॉयफ्रेंड है? हो सकता है बॉस, डेविड हिचकिचाते हुए बोला। अगर वह लड़का उसका बॉयफ्रेंड है तो उसे उसकी जिंदगी से जल्दी दफा करो, सैमी गुस्सा होते हुए बोला। चाहे उसे डराना पड़े या खत्म करना, उस लड़की की जिंदगी में मुझे कोई और नहीं चाहिए। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि ऋतु के आसपास कोई और भी फटके। वैसे भी विदेश में कुंवारी और इंडियन लड़कियों की ही ज्यादा मांग थी। उसके वे सारे बिजनेस पार्टनर्स जो उस रात ऋतु को देखे थे और उसके बाद उसे पाने की लालसा लिए बैठे थे, मगर हाथ से निकल गई थी, इसे वे सब अपनी बेइज्जती समझ रहे थे और इसलिए अब उस पर दबाव डाल रहे थे उसके लिए। ऐसे में ऋतु का किसी और के साथ होना उसे करोड़ों डॉलर का नुकसान कर सकता था। वह जल्द से जल्द ऋतु को अपने बिजनेस पार्टनर के बिस्तर तक पहुंचाकर करोड़ों डॉलर कमाना चाहता था। इसलिए जब डेविड ने उसे ऋतु के किसी और लड़के के साथ होने की खबर की तो सैमी खुद इंडिया आने के लिए बोलता है और तब तक डेविड को उसके बारे में हर बात पता लगाने के लिए बोलता है। डेविड यस बॉस कहकर फोन काट देता है और चुप कर ऋतु पर नजर रखने लगता है, जबकि ऋतु को लगता है कि डेविड शायद थक हार कर वापस लंदन चला गया है, क्योंकि इस घटना को लगभग एक हफ्ते से ऊपर गुजर चुका था। अभी तो ऋतु भी कुछ बेपरवाह होने लगी थी, लेकिन कहते हैं ना, जब कोई उम्मीद ना हो तभी हमारे सामने कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारी उम्मीद से भी परे हो। एक दिन आदित्य को बहुत जरूरी काम से ऑफिस अकेले ही जाना पड़ा था, क्योंकि इस वक्त आरब भी नहीं था, तो उस पर ही सारी जिम्मेदारी आन पड़ी थी। आदित्य इसके लिए परेशान था, मगर रितु ने उसे दिलासा दिलाया कि वह खुद से चली जाएगी। और आखिर कब तक हम इस तरह डर डर कर रहेंगे? पूरी जिंदगी तो आप मेरे आगे पीछे नहीं चल सकते हैं। और वैसे भी एक हफ्ता गुजर चुका है, मगर अभी तक डेविड हमें कहीं नहीं दिखा। आखिरकार रितु की जिद के आगे आदित्य मान जाता है और वह रितु को अकेले जाने देता है। आज जब उसने पहले आदित्य और फिर रितु को अकेले जाते देखा तो डेविड भी हर रोज की तरह एक डिफरेंस रखकर रितु का पीछा करता है। रितु अभी रास्ते से गुजर ही रही थी
कि तभी सड़क किनारे एक बच्चा एक आदमी के पांव पकड़कर उससे शायद कुछ मांग रहा था, मगर उस आदमी ने अपना पैर छुड़ाते हुए एक ठोकर मारी और उस बच्चे को पीछे की तरफ धकेलकर वहां से चला गया। यह देखकर रितु को बहुत बुरा लगा और वह तुरंत रिक्शा रुकवाकर उस बच्चे के पास गई, उसे शांत करवाया। क्या हुआ बच्चा? रितु उसे उठाकर उसके शरीर पर लगी धूल को झाड़ते हुए बोली। तो वह बच्चा रोने लगा और बोला, मैम साहब बहुत भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो ना खाने के लिए, कल से कुछ नहीं खाया है। रितु ने उसे देखा। वह 10 से 11 साल का छोटा सा बच्चा होगा, जो शायद किसी बड़े घर में जन्म लिया होता तो अपनी उम्र से भी बड़ा लगता, मगर यह बच्चा जैसे कुपोषण का शिकार होकर अपनी उम्र से भी छोटा लग रहा था। आंतड़ियों से चिपके हुए पेट और अंदर को धसी हुई आंखें। उस बच्चे को देखकर बहुत तकलीफ हुई। उसने तुरंत अपने पास में से 500 का नोट निकाला। ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकती मैं तुम्हारे लिए, मगर ये रख लो, इससे तुम कुछ दिनों तक खाना खा सकते हो। लड़का कृतज्ञ नजरों से रितु को देखने लगा, जैसे वह उसके जीवन में साक्षात भगवान बनकर आई हो। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए तो रितु ने मुस्कुराकर उसके सर को सहला दिया। उसके बाद वह लड़का तुरंत सड़क किनारे लगे ठेले की तरफ भागा। उसे जाते देख रितु भी अपने रिक्शा की तरफ आगे बढ़ने लगी। यह सारा नजारा दूर खड़ा डेविड भी देख रहा था। उसके लिए अच्छा मौका था। आज रितु न सिर्फ अकेली थी, बल्कि इस समय वह सड़क पर भी थी। वह तुरंत अपनी गाड़ी लेकर रितु की तरफ बढ़ा, ताकि वह चलती गाड़ी में ही उसे खींच ले जाए। जबकि इन सबसे बेखबर रितु मुस्कुराते हुए अपने रिक्शे की तरफ जा रही थी, जब अचानक से सामने एक गाड़ी आकर रुकने से चौंक गई। अगले ही पल दरवाजा खुला और सामने खड़े शख्स को देखा तो आश्चर्य से बोली, तुम? रितु ने यह बात इतनी तेजी से बोली कि दरवाजा खोलते रोहित एक पल को डरकर पीछे हो गया। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसके इस सवाल पर रोहित अपना दांत टीस कर बोला, मत भूलो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। हाँ तो थोड़ी तो रिस्पेक्ट कर लिया करो कभी। अभी थोड़ी देर पहले जो रोहित उस छोटे बच्चे को सहानुभूति दिखाने और उसकी मदद करने के लिए रितु को गर्व भरी नजरों से देख रहा था, अब उसके रवैये से चिढ़ गया और बोला, दिमाग खराब हो गया था मेरा, इसलिए यहाँ तुम्हें देखकर सड़क पर उतर गया। मुझे लगा कि सड़क पर अकेली हो तो चलो तुम्हें लिफ्ट दे दूँ, और मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों? भूल हो गई देवी जी, मैं अपनी मेहरबानी वापस लेता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ। मगर भूलना मत कि ऑफिस समय पर पहुँचना है, वरना मैं तुम्हारा हाफ डे काट लूँगा। रितु ने घूर कर उसे देखा और बोली, मैं आपसे पहले पहुँच जाऊँगी, आपको इसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो जैसे ही अपने रिक्शे की तरफ जाने लगी तो वहाँ रिक्शा वाला था ही नहीं, और दूर दूर तक और कोई भी रिक्शा वाला नहीं था। यह देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं, और जब रोहित ने उसकी नज़रों का अनुसरण किया तो उसे उसकी हालत समझते देर नहीं लगी। बस फिर क्या था, वह भी आराम से अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। फिर मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, अब तुम्हें तो चलना है नहीं, मेरा ही समय खराब हो गया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर जैसे ही रोहित ने गाड़ी स्टार्ट की, रितु दौड़कर उसके पास आई और दरवाजा खोलकर चुपचाप से अंदर बैठ गई। क्या हुआ? तुम्हें तो मेरी मेहरबानी चाहिए नहीं थी, अब आप इतनी दूर से मुझ पर मेहरबानी करने आए हैं और मैं आपकी मेहरबानी ना लूं तो ये आपकी बेइज्जती होगी ना, और मैं एक अदना सी एम्प्लाई आपकी बेइज्जती कैसे कर सकती हूँ? बस इसलिए आपका मन रखने के लिए यहाँ आकर बैठ गई। रितु की इस बात पर रोहित ने उसे घूर कर देखा और बोला, मगर हम बॉस और एम्प्लाई तो ऑफिस में है ना, यह तो सड़क है। आपको नहीं लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही भाव दिखा रहे हैं? इस तरह मेरे बैठने पर तो तुम भी ये मान क्यों नहीं लेती कि तुम मेरा मान रखने नहीं आई हो, बल्कि अपनी हरकतों के चलते रिक्शे को छोड़ चुके हो? हाँ, रिक्शा चली गई तो क्या करेंगे, अब चुपचाप सीधे से ऑफिस चलिए। तुम मुझे हुक्म दे रही हो? नहीं, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। रितु ने ऐसे कहा जैसे उस पर एहसान कर रही हो, और उसके इस तरह बोलने पर रोहित कार की चाबी निकालकर गाड़ी बंद कर दिया और बोला, नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं पर रहूंगा। देखिए, अगर मैं समय से ऑफिस नहीं पहुंची और मेरा हाफ डे कट गया तो आप चुपचाप चल रहे हैं या नहीं? नहीं, रोहित अकड़ कर बोला। तो रितु बिल्कुल उसके पास आ गई। अब क्या बच्ची की जान लेंगे क्या? बच्ची? कौन बच्ची? रोहित इधर उधर देखता हुआ बोला। तो रितु चिढ़कर बोली, मैं अपनी बात कर रही हूँ। रितु की बात पर रोहित आंखें फाड़ कर उसे देखता हुआ बोला, बच्ची? तुम किस एंगल से बच्ची लगती हो? रितु ने अपना प्यारा सा चेहरा बिल्कुल रोहित के चेहरे के करीब ले जाकर अपनी आंखों को मटकाते हुए बोली, अब लग रही हूं ना बच्ची?
ऋतु अनजाने में ही रोहित के इतने करीब थी कि उन दोनों की सांसें भी एक दूसरे से टकराने लगी थी। रोहित ने जल्दी से अपना चेहरा पीछे किया और बोला, हाँ थोड़ा पीछे हटो, दिख रहा है मुझे तुम्हारा मासूम सा चेहरा। हाँ देख लिया, तो चलिए यहाँ से, ऋतु पीछे होते हुए बोली। तो रोहित बड़बड़ाया, पागल लड़की, जरा सी भी अकल नहीं है, कहते हुए रोहित ने कार स्टार्ट की और वहां से चल दिया। उन्हें इस तरह से जाता हुआ देखकर बिल्कुल पास आ चुका डेविड हाथ मलते रह गया। वह जैसे ही अपनी गाड़ी लेकर पास पहुंचने वाला था, अचानक से रोहित वहां पहुंच गया और इस तरह बस थोड़ी दूर पर डेविड गाड़ी में बैठे देखने के सिवा कुछ भी नहीं कर पाया। पहले तो उसने सोचा था कि शायद रोहित उससे बात करके चला जाए, तो फिर वह ऋतु पर हाथ डालेगा, मगर रोहित ऋतु को लेकर चला गया। अब उसे इंतजार था तो सिर्फ अपने बॉस सैमी का। अब वही संभाल सकते थे इस मामले को। उधर सैमी लंदन में डेविड से ज्यादा बेचैन था। उसके क्लाइंट्स उसके बिजनेस से अपना हाथ खींच के बैठे हुए थे। काफी नुकसान हो गया था सैमी को बिजनेस में, इसलिए वह आज ही लंदन से फ्लाइट पकड़ लेता है इंडिया के लिए। अगले दिन जैसे ही जिग्नेश ने दरवाजा खोला, सामने सैमी और समीर बत्रा को देखकर उसके होश ही उड़ गए। उसके पीछे ही डेविड भी खड़ा था और इस वक्त समीर बत्रा के चेहरे पर एक बहुत ही खतरनाक भाव था। उसका पूरा चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और जिग्नेश उसके गुस्से की वजह को भी जानता था। समीर बत्रा ने इसी गुस्से में दरवाजा खोलते ही उसका गला पकड़ लिया। सैमी, सैमी साहब छोड़िए, मुझे छोड़िए, बताओ रितु कहाँ है? समीर बत्रा ने दांत पीसते हुए पूछा। तभी अंदर से जिग्नेश की पत्नी आई और वह इस तरह से समीर बत्रा को देखते हुए तुरंत जिग्नेश को छुड़ाती हुई बोली, क्या कर रहे हैं आप समीर साहब? रितु कहाँ है? समीर ने दांत पीसते हुए अपने सवाल को दोहराया। तो इस बार जिग्नेश की पत्नी गुस्से से बोल उठी, हमसे क्या पूछ रहे हैं कि रितु कहाँ है? रितु को तो आप अपने साथ ले गए थे, क्या एक लड़की को भी आप नहीं संभाल सके? उसकी इस बात पर समीर बत्रा उसे और भी ज्यादा गुस्से से देखते हुए बोला, बकवास बंद करो अपनी और सीधे सीधे बताओ कि रितु कहाँ है। हम सच कहते हैं, हमें नहीं मालूम कि रितु कहाँ है। वह अगर इंडिया आई होती तो सीधे हमारे पास ही आती, मगर हमने अभी तक तो उसका चेहरा भी नहीं देखा है, इसलिए हमें नहीं पता है कि वह कहाँ है। और अगर आई भी है तो कम से कम हमारे पास लौट कर नहीं आई है, जिग्नेश गिड़गिड़ाते हुए बोला। तब समीर बत्रा जिग्नेश को धक्का मारते हुए बोला, भूलो मत कि अपनी बहन के लिए तुमने पूरे 10 लाख रुपए मुझसे लिए हैं। अब वह अगर मेरे पास से भाग गई है तो उसके पैसे मैं तुमसे वसूल करूंगा, वो भी 4 गुना। भूलो तुम मत समीर बत्रा कि अगर तुमने हमें पैसे दिए थे तो हमने भी तुम्हें रितु को सौंप दिया था। हिसाब बराबर हुआ, उसे संभाल कर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। जिग्नेश की पत्नी गुस्से से उबल पड़ी। तो इस पर पीछे खड़े डेविड ने एक जोर का मुक्का जिग्नेश की पत्नी के चेहरे पर मारा और जिग्नेश की पत्नी को दिन में ही तारे नजर आ गए। कई मिनट तक तो उसे सब कुछ घूमता हुआ ही नजर आने लगा। दौड़कर जिग्नेश उसके पास गया। यह क्या किया आप लोगों ने? इससे कहो कि मेरे साथ बदतमीजी ना करे, वरना यह डेविड किसी का भी लिहाज नहीं करेगा। समीर बत्रा इतने खतरनाक लहजे में बोला कि जिग्नेश और उसकी पत्नी दोनों ही सिटपिटा कर रह गए। तब समीर बत्रा उन दोनों पर एक जलता हुआ निगाह डाला और बोला, 1 हफ्ते, सिर्फ 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ मैं तुम दोनों को। 1 हफ्ते में कैसे भी किसी भी तरह से मुझे रितु वापस चाहिए, और अगर 1 हफ्ते के अंदर मुझे रितु नहीं मिली तो इसका हर्जाना तुम दोनों को भुगतना पड़ेगा। वह हालत करूंगा मैं तुम दोनों की कि फिर अगला जन्म लेने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ेगा तुम दोनों को। इतना कहकर उसने एक नज़र दोनों पर डाली और घूमते हुए वहां से चला गया। उसके जाने के बाद भी वह दोनों अभी भी थर थर कांप रहे थे डर के मारे। आज उन्हें एहसास हो रहा था कि 10 लाख लेकर उन्होंने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। डेविड उस कंपनी के बारे में क्या खबर है और रितु वहां क्या कर रही है? पता लगा लिया है ना तुमने सब कुछ? समीर बत्रा उस घर से बाहर निकलते ही डेविड से पूछा। यस बॉस, रितु मैम उस कंपनी में सेक्रेटरी का काम करती हैं और वह जो लड़का जिसके साथ डेली का आना जाना है, वह रितु मैम को अपनी बहन मानता है और आजकल वह वहीं पर रह रही है। गुड, अब किसी भी तरह से मुझे रितु के सामने जाना ही होगा और उसे अपने साथ वापस लंदन ले जाना पड़ेगा। देखता हूँ अब तुम मुझसे कितनी देर तक भाग सकती हो। सैमी ने खुद से कहा और फिर डेविड की तरफ देखता हुआ बोला, हमारी कंपनी जो ओबराय कंपनी के साथ डील कर रही है, उसके साथ एक जल्दी मीटिंग रखो हमारी, और पूरी कोशिश करना कि रितु उसमें जरूर से जरूर आ सके। यस बॉस,
डेविड ने कहा और फिर समीर बत्रा के लिए आगे बढ़कर उसने कार का दरवाजा खोल दिया। जब से अनंत ने अनन्या से शिकायत की थी कि वह उसे समय नहीं देती है, अनन्या ने अनंत का ध्यान रखना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे भी महसूस हो रहा था कि अनबे के आने के बाद वह अनंत के प्रति कुछ लापरवाह सी हो गई है। अब अनंत के साथ वह बहुत कम समय बिता पाती है। अक्सर तो वह अनबे के साथ ही बिजी रहती है, मगर अनंत उसका क्या, उसे भी तो अनन्या की ज़रूरत थी। और फिर उसने उसी में से थोड़ा समय अनंत के लिए भी निकालना शुरू कर दिया। आज वह अनंत के साथ लंच के लिए बाहर आई हुई थी। अनन्या का यूं उसके लिए समय निकालना और उसका ख्याल रखना अनंत को भी अच्छा लगा। अनंत और अनन्या शादी से पहले तो अपना क्वालिटी टाइम जी ही नहीं पाए थे। हर समय कुछ ना कुछ मुसीबत ही लगी रहती थी कि कभी यह तो कभी वह, दोनों अलग ही रहते थे। इसलिए जो भी अरमान और जो भी ख्वाहिशें थीं दोनों के मन में, वह दोनों शादी के बाद उसे पूरे करने में लगे हुए थे। अभी तो उनकी ख्वाहिशें पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी अनबे का आना और फिर अनन्या का उसमें उलझकर रह जाना। मगर एक बार फिर अनन्या अब आनंद के लिए समय निकालकर अपने पलों को जी रही थी और इस बात को साबित भी कर रही थी कि अनंत और उसका रिश्ता हर रिश्ते से ऊपर है। अनंत और अनन्या इस समय एक होटल में आए हुए थे और एक दूसरे में ही खोए हुए थे। तभी कोई बात हुई और अनन्या हंस दी। उसने ज़्यादा जोर से नहीं हंसा था, फिर भी उसकी हंसी को सुनकर उसके बगल में बैठे टेबल पर एक शख्स ने उसकी तरफ देखा और जैसे ही उसकी नज़र अनन्या पर पड़ी, वह आश्चर्य से उसे देखने लगा। बरसों बाद वह अनन्या को अपने सामने देख रहा था। वही रंग रूप, वही चेहरा उतना ही खिला हुआ, जरा सा भी तो बदलाव नहीं आया था उसमें। जैसे वह अपने कॉलेज के दिनों में थी, आज भी बिल्कुल उतनी हसीन लग रही थी। वह एकटक अनन्या को देखने लगा। तभी उसके साथ बैठे दूसरे व्यक्ति ने उसे इस तरह एकटक देखते हुए देखकर टोक दिया। बीरेन साहब, किसे इतने ध्यान से देख रहे हैं? अपने साथ बैठे आदिल के इस तरह से बोलने से बीरेन सकपका गया और बोला, नहीं कुछ नहीं। इस पर आदिल हंसते बोला, नहीं, वह चीज़ ही ऐसी है। उसे जो कोई भी एक बार देखता है तो दोबारा मुड़कर ज़रूर देखता है। मगर अपनी नज़रों को ज़रा सावधान रखिए, क्योंकि जिसे आप इस तरह से देख रहे हैं वह कोई राह चलती मामूली लड़की नहीं है, बल्कि इस शहर के खास रुतबा रखने वाले बिजनेसमैन अनंत ओबराय की बीवी है। अनंत ओबराय। और इसके साथ ही वीरेन के जहन में अनंत का चेहरा भी घूम गया। अनन्या के साथ पढ़ने वाले का नाम भी तो अनंत ही था। शायद पूरा नाम अनंत ओबराय ही था। इस वक्त वीरेन के सामने सिर्फ अनन्या का चेहरा था, जबकि अनंत उसकी तरफ पीठ किए हुए था। फिर भी वीरेन पीछे से ही उसकी डील डॉल से यह जान लिया कि सामने बैठा शख्स अनंत ही है। फिर भी वीरेन ने अनन्या का चेहरा तो देख लिया, मगर अनंत को नहीं। वह अनन्या के साथ कॉलेज में पढ़ने वाला उसका क्लास फेलो था, जो अनन्या पर गंदी नीयत रखता था और इसी के चलते अनंत ने उसे पीट कर जेल भेज दिया था। अनन्या को देखकर जहां बीरेन के मन में एक बार फिर से उसे पाने की लालसा जाग उठी थी, वहीं अनंत के बारे में सुनते ही वह गुस्से से तिलमिला गया। उसी के कारण तो उसे इतनी बदनामी सहनी पड़ी थी। कॉलेज पूरा होने से पहले ही उसे कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया गया था। वह अच्छी तरह से जान चुका था कि अनंत के रहते अनन्या को वह छू भी नहीं सकता है। पहले तो अनन्या सिर्फ उसकी दोस्त थी, तब तो उसने उसे इतना पीटा था। अब तो अनन्या उसकी पत्नी बन गई है। अगर अनंत को खबर भी लग गई कि वीरे ने एक बार फिर से अनन्या पर नजर रख रहा है, तो वह उसकी क्या हालत करेगा, यह सोचकर ही उसे पसीने आने लगे। अगर उसे अनंत और अनन्या से अपना बदला लेना है, तो सबसे पहले अनंत को अपने रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि वह अनंत से तब तो जीत नहीं पाया था जब वह एक मामूली सा स्टूडेंट था। आज तो यह एक उद्योगपति बन चुका है। हालांकि वीरेन भी अपने बाप के रुतबे की वजह से आज दिल्ली में एक अच्छे खासे मंत्री के पद पर था, मगर फिर भी अनंत से सावधान तो रहना ही था। इस बार वह अपनी बेवकूफ़ी और अपने अहम में कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। उसने मन ही मन फैसला किया कि इस बार वह अपने सारे कदम फूंक फूंक कर रखेगा। कुछ समय बाद अनंत और अनन्या उस होटल से उठकर चले गए, मगर जब तक वहां थे, वीरेन की नज़र रह रहकर उन दोनों की तरफ ही उठ जाती थी। और जब वह लोग जाने लगे तो जानबूझकर वीरेन ने अपने चेहरे के आगे मेनू कार्ड रख लिया था। क्या बात है बीरेन साहब, आपके और उनके बीच में कुछ चल रहा है क्या? आदिल, जो बीरेन के साथ बैठा था, लगातार उसकी हरकतों को देख रहा था। तो उन दोनों के जाने के बाद बीरेन ने पूछा, कुछ खास नहीं, बस पुराने दुश्मन थे। अनंत ओबराय से आपकी दुश्मनी? वह चौंक कर बोला, देखिए, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप उससे दूर रहिए। अनंत ओबराय अपने दुश्मनों को कभी भी छोड़ता नहीं है, उन्हें बर्बाद होने की कगार तक
बर्बाद कर देता है। हाँ, बीरेन ने बस इतना ही कहा। वह इस समय अनंत और अनन्या को लेकर किसी तरह का कोई बहस नहीं करना चाहता था। उसे क्या करना है और क्या नहीं, ये तो सोचकर बाद में फैसला लिया जाएगा। इसलिए उसने उन दोनों पर से अपना ध्यान हटाते हुए सामने बैठे व्यक्ति से पूछा, आदिल, मैंने तुम्हें जो काम दिया था वह हुआ? इस पर आदिल धीरे से थोड़ा आगे की तरफ सरक कर बोला, हो गया है बीरेन साहब। मैंने एक ऐसे आदमी को ढूंढ निकाला है जो पैसे लेकर आदमी का काम तमाम कर देता है। विश्वास के काबिल तो है ना? 200%। आदिल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। उस आदमी का काम ही भरोसे का है और इसलिए इतने लंबे समय तक टिका भी हुआ है। और इसकी वजह यह है कि जिसे ख़त्म करना है उसके बारे में वह कुछ जानना चाहता ही नहीं है, या फिर जो ख़त्म करवाना चाहता है उससे भी उसे कोई सरोकार नहीं है। मतलब है उसे तो सिर्फ अपने पैसों से। आप पूरे पैसे दीजिए और काम हो जाएगा। क्यों करना चाहते हैं आप यह काम? यह आपकी उससे क्या दुश्मनी थी? इन सब चीज़ों से उसे कोई मतलब नहीं है। फिर तो आदमी बिल्कुल काम का है, इसलिए तो आपको बता रहा हूँ। आदिल खुश होते हुए बोला, उससे हमें कब मिलना होगा? कल। कल का अपॉइंटमेंट लिया है हमने मुख्तार मियाँ से। कसम से वह आदमी नहीं, पूरे के पूरे कसाई हैं। आदमी को तो ऐसे काटते हैं जैसे बकरी का गोश्त। कल हम दोनों ही उससे मिलने जाएंगे। अच्छी बात है, इतना कहकर बीरेन अपना खाना खाने लगा, मगर इस समय भी उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ अनन्या ही घूम रही थी। इधर रोनित और अबाना ने जैसे ही सुना कि आरब और ऋषिका हनीमून के लिए गए हैं, तो वह दोनों बौखला गए। उन दोनों के बीच में सब ठीक होना मतलब उनकी हार सुनिश्चित है। अपनी मंजिल के इतने करीब आकर उसका इस तरह से दूर चले जाना, जैसे अंगारों पर लौट रहे थे दोनों। अबाना तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई नागिन हो और उसके अंग अंग से क्रोध रूपी जहर टपक रहा हो। इतने सालों की मेहनत, इतनी साजिशें, सब कुछ बेकार हो गया। तभी वहाँ रोनित बोला, इस अरब ने तो बीच में आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। अच्छा होता कि यह 3 साल पहले ही कहीं मरकब गया होता। आज हमें यह परेशानी तो कम से कम नहीं उठानी पड़ती। यह बात सुनते ही कमरे में चहलकदमी करती हुई अबाना के कदम ठिठक गए। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। रोनित अचानक इस तरह बोलने से घबरा गया। नहीं, तुमने कहा कि अगर अरब 3 साल पहले ही मर गया होता तो हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। हाँ, रोनित ने कहा, और फिर वह एकाएक कर्कश स्वर में बोली, अगर 3 साल पहले वह खुद से नहीं मर गया तो हम अब उसके साथ यह सब कर देते हैं। यह सुनकर रोनित घबरा गया, क्योंकि बातें करना एक अलग बात थी और उस पर अमल करना दूसरी बात। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? अब जरूरी हो गया है रोनित कि हम आरब को अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दें। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी सुधारनी है, इसी का और उसकी दौलत दोनों को पाना है, तो अब अरब को हमें अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। मैंने आज तक बहुत कोशिश की कि अरब खुद इसिका के रास्ते से हट जाए, मगर शायद उसे मौत ही इसिका से दूर कर सकती है। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। अब तुम किसी ऐसे इंसान का पता लगाओ जो ऐसे काम को अंजाम दे सकता है, क्योंकि अरब अब कोई मामूली आदमी नहीं है। इसलिए उसकी सुपारी भी हमें किसी प्रोफेशनल आदमी को ही देनी पड़ेगी। फिर अवाना ने रोहित की तरफ देखा, जो पसीने पसीने हो रहा था। घबराओ मत, हम पर कोई आँच नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा काम करने वाले लोग अपने वादे के पक्के होते हैं और किसी के सामने अपनी जुबान नहीं खोलते हैं। बस इतना याद रखना कि वह अपने धंधे के पक्के हों और एक ही बार में अपना काम अच्छे से कर अरब का काम तमाम कर दें। और हाँ, उसे यह भी कहना कि अगर उसे मारे तो किसी भी तरह से शक हमारी तरफ नहीं जाना चाहिए। जी। इतना कहकर रोनित वहां से चला गया। अगले दिन बीरेन और आदिल जब मुख्तार मियाँ के अड्डे पर पहुंचे तो वह एक गोदाम नुमा बड़ा सा कमरा था, जहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए ऐसे अपने काम में तल्लीन थे कि जैसे वहाँ सचमुच में कोई काम चल रहा हो। एक तरफ बड़ी बड़ी पेटियां रखी हुई थी सामानों की, जिसे देखकर बीरेन ने एक बार आदिल की तरफ घूर कर देखा, मानो वह कह रहा हो कि क्या तुम मुझे सही जगह पर ले आए हो? तब आदिल धीरे से कहता है कि हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, आप चिंता मत कीजिए। बीरेन आदिल पर विश्वास कर आगे बढ़ा और उस मेज की तरफ चल देता है जहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम शौकत मियाँ, आदिल ने मेज के पास पहुंचकर कहा। वालेकुम अस्सलाम आदिल साहब, शौकत मियाँ ने भी जवाब दिया। क्या बात है, बड़े दिनों बाद आज दर्शन दिए हैं? तब आदिल हंसते बोला, जब प्यास लगती है तभी तो कुएं की याद आती है शौकत साहब। शौकत मियाँ ने एक प्रश्न सूचक नजर बीरेन की तरफ डाली तो आदिल उनका परिचय कराते हुए बोला, यह यहाँ के मंत्री जी हैं, बीरेन साहब। नाम सुना ही होगा आपने।
अरे इन्हें कौन नहीं जानता है, शौकत मियाँ उठते हुए बोले। इस्तकबाल है आपका मंत्री जी, कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम। मेरा ख्याल है हम यहाँ मुख्तार मियाँ से मिलने आए थे, किसी शौकत से नहीं। आदिल कुछ बोलता उससे पहले ही शौकत मुस्कुराकर बोला, मंत्री जी आपने मुझसे मिल लिया, समझ लीजिए कि आप मुख्तार भाई से ही मिल लिए हैं। दरअसल भाईजान कभी किसी के सामने नहीं आते, उनके हर काम की गारंटी मैं ही लेता हूँ, और यह बात आदिल भाई अच्छी तरह से जानते हैं। अंतिम वाक्य उसने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा। बीरेन ने घूरकर आदिल की तरफ देखा तो आदिल ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। बीरेन साहब ये सही बोल रहा है, अंडरवर्ल्ड के जगत में मुख्तार मियाँ का नाम चलता जरूर है, मगर उसके सारे काम को शौकत मियाँ ही संभालते हैं, और यह बात तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। बीरेन आदिल को खा जाने वाली नजरों से घूरता हुआ बोला, मगर फिर शौकत की तरफ मुड़कर बोला, मैं सिर्फ मुख्तार मियाँ से ही बात करना पसंद करूंगा। माफ कीजिएगा मंत्री साहब, मगर यह नामुमकिन है। आपको जो भी कहना है आप मुझसे ही कहिए। मुख्तार भाई ना पहले कभी किसी के सामने आए हैं और ना आ जाएंगे। अगर आपको मुझ पर यकीन है तो आप अपना काम कहिए, वरना आप तशरीफ ले जा सकते हैं। बीरेन के कुछ बोलने से पहले ही आदिल बोल उठा, दरअसल हम आपकी सेवा ही हासिल करने के लिए आए हैं शौकत मियाँ। फिर अपनी जेब से एक आदमी की फ़ोटो निकाला और उसे टेबल पर रखते हुए बोला, ये हमारे कार्यकर्ता हैं, इसे ऊपर पहुंचाना है। काम हो जाएगा। कब तक? जब आप चाहें, तो इस हफ्ते के अंदर ही हो जाएगा। यह रहे आपका एडवांस। आदिल ने एक मोटी गड्डी शौकत मियाँ के सामने रख दी। अब हमें इजाज़त दीजिए। अजी ऐसे कैसे, कुछ खातिरदारी करने का मौका हमें भी दीजिए। चाय पानी? नहीं, फिर कभी। इतना कहकर वह दोनों उठने लगे। तभी बीरेन की नज़र वहां रखी एक और फोटो पर पड़ी। वह तुरंत उसे अपने हाथ में उठा लिया। आरब। जब बीरेन ने उसका नाम लिया तो आदिल के साथ साथ शौकत भी चौंक गया। क्या बात है मंत्री जी, आप इसे जानते हैं? इसकी फोटो यहाँ पर क्या कर रही है? इस टेबल पर उसी आदमी की फोटो रहती है मंत्री जी, जिसकी जिंदगी के दिन खत्म होने वाले रहते हैं। मतलब? बीरेन अपनी आंखें सिकोड़ता हुआ बोला। तो शौकत हंसते बोला, अभी अभी एक आदमी सारा खुराना की सुपारी देकर गया है। किस लिए? यह तो बहुत सीधा साधा आदमी है, भला इसकी किससे इतनी दुश्मनी हो सकती है? यह तो मुझे नहीं मालूम, ना उसने बताया ना मैंने पूछा। जैसे मैंने अभी आपसे नहीं पूछा कि आप अपने कार्यकर्ता को क्यों खत्म करवाना चाहते हैं। उसकी इस बात पर बीरन ने उसे घूर कर देखा, फिर बोला, मैं उस आदमी के बारे में जानना चाहता हूँ जिसने आरब खुराना के लिए सुपारी दी है। सॉरी मंत्री जी, ये हमारे रूल के खिलाफ है। हम अपने ग्राहकों की जानकारी दूसरों को साझा नहीं कर सकते। इसके लिए हम तुम्हें मोटी रकम देंगे। फिर भी नहीं। शौकत के इस जवाब पर बीरेन अभी उसे घूर ही रहा था कि तभी रोनित वहां पर वापस लौटा और बोला, शौकत साहब अभी आरब खुराना इस शहर में नहीं है। रोनित बिना ये देखे कि शौकत के साथ इस वक्त दो लोग और खड़े हैं, और ना ही उसने इस बात पर ध्यान दिया कि आरब की फोटो को अभी भी बीरेन ने पकड़ रखा था, जबकि शौकत रोनित के इस तरह वापस आने पर कभी रोनित को तो कभी बीरेन को देख रहा था। जब रोनित ने उसे इस तरह देखते हुए देखा, तब जाकर उसने बीरेन पर ध्यान दिया, और वह तब और भी चौंक गया जब उसने बीरेन के हाथों में आरब की फोटो देखी। वह उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि बीरेन ने पूछा, क्या दुश्मनी है तुम्हारी आरब खुराना से? उसकी इस बात पर रोनित सकपका गया पहले, मगर फिर संभल कर गुस्से से बोला, मैं तुम्हें ये क्यों बताऊं? तभी आदिल आगे आते हुए बोला, तमीज से बात करो, भूलो मत कि तुम इस स्टेट के मंत्री से बात कर रहे हो। रोनित तो था ही दब्बू, वह मंत्री का नाम सुनते ही फौरन सकते में आ गया और बोला, सॉरी सॉरी सर, मुझे मालूम नहीं था। हाँ, अब बताओ क्या दुश्मनी है तुम्हारी आरब खुराना से? क्यों उसे जान से मरवाना चाहते हो? अब रोनित बगले झांकने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। बीरेन उसकी मनोस्थिति समझकर बोला, तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? रोनित के मुंह से यह शब्द खुद पर खुद निकल गया। अगर खुद को जेल में नहीं देखना चाहते हो तो चुपचाप मेरे साथ चलो। इस बार बीरेन ने थोड़े सख्त लफ्जों में कहा, तो रोनित मर मारकर बीरेन के पीछे चल दिया। कुछ समय बाद रोनित बीरेन के एक दूसरे बंगले पर बीरेन के साथ बैठा शराब की चुस्कियां ले रहा था, और उनके सामने कुछ स्नैक्स पड़े हुए थे। यहाँ आकर रोनित बीरेन के रुतबे से काफी प्रभावित हुआ था, और जब बीरेन ने रोनित से यह बताया कि आरब उसका भी दुश्मन है, और सिर्फ आरब ही नहीं बल्कि अनंत और अनन्या भी उसके पक्के दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली नीति पर रोनित बीरेन को सब कुछ बता देता है।
और तब बीरेन भी अनंत से अपनी दुश्मनी के बारे में रोनित को बताता है। तब रोनित भी जोश में भरकर उससे कहता है कि अगर आप चाहो तो हम दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद से अपने दुश्मनों से आराम से बदला ले सकते हैं। बीरेन मुस्कुरा दिया, और अब दोनों ही जब दोस्त बन चुके हैं तो अपनी दोस्ती को सेलिब्रेट कर रहे थे। बीरेन ने रोनित की खातिरदारी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। तुरंत उसके लिए महंगी शराब और स्नैक्स मंगवा दिए। रोनित भी बीरेन की खातिरदारी से खुश हो गया, और अब दोनों एक दूसरे से अपनी बातें साझा कर रहे थे। सब कुछ जानने के बाद बीरेन रोनित से बोला, तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम आरब को मार दोगे तो इशिका तुम्हारी हो जाएगी? उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तो? रोनित ने कहा। तो बीरेन फौरन बोल उठा, गलत फहमी है तुम्हारी। इशिका जैसी इंडिपेंडेंट लड़की कभी किसी के आगे मजबूरी में नहीं झुकती है, बल्कि अपनी एक नई राह बनाती है। जैसे अनन्या, उस पर भी कम मुसीबतें नहीं आई, मगर वह कभी भी किसी के सामने झुकी नहीं, बल्कि सबसे लड़ती हुई अपनी मंजिल को खुद चुनाव किया। इशिका भी उसी की दोस्त है। मुझे पूरा यकीन है वह भी उसी तरह की होगी, जिद्दी और मजबूत भी। अगर अरब इस दुनिया से चला भी गया तो जैसा कि तुमने बताया वह अरब से प्यार करती है और इस वक्त उसके साथ हनीमून के लिए गई हुई है, तो वह सारी जिंदगी अरब की याद के सहारे गुजार लेगी। ऐसे में फिर तुम्हारे हाथ क्या लगेगा? और फिर वह दोनों हनीमून के लिए गए हैं तो शायद इशिका प्रेग्नेंट भी हो जाए। और बीरेन की ये बात सुनते ही रोनित को जोर का ठसका लगा। इस पर बीरेन उसकी पीठ थपथपाता हुआ बोला, अच्छी दुश्मनी की निशानी यही है कि दुश्मन पर किए जाने वाला हर बार बहुत सोच समझ कर होना चाहिए। मेरी बात मानो तो तुम अरब को मारने की जगह कुछ ऐसी चाल चलो कि इसका भी तुम्हारी हो जाए और अरब हाथ मलते रह जाए, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी हार यही होगी कि उसके सामने इसी का तुम्हारी हो जाए। उसके बाद चाहो तो अरब को आराम से मार सकते हो, क्योंकि इस हार के बाद तो अरब पहले ही आधा मर चुका होगा। बात तो आपकी सही है बीरेन साहब, मगर मगर क्या? उसे इस तरह चुप होते देख बीरेन बोला, मगर शायद ये संभव नहीं है। आपको क्या लगता है मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की? एक बार नहीं कई बार की है, इशिका के दिल में भी जगह बनाने की और उसकी जिंदगी में भी, मर्जी से भी और जबरदस्ती से भी, मगर कुछ काम नहीं आया। मगर हर बार पता नहीं ये कैसे हर जगह बीच में टपक पड़ता है। आंटी ठीक कह रही हैं, इशिका की जिंदगी से उसे दूर करने का बस एक ही उपाय है कि अब उसे जान से ही मार दिया जाए। हाँ, मगर अरब खुराना भी अब कोई मामूली आदमी नहीं रह गया है जिसे मारना इतना आसान है। बीरेन ने कहा तो रोनित एकटक उसे देखने लगा, मगर है तो इंसान ही, इसलिए नामुमकिन भी नहीं है। बीरेन ने सातिर मुस्कान के साथ बोला। तो रोनित बोला, मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों अपना अपना बदला ले सकते हैं। तुम्हें न सिर्फ इशिका मिल जाएगी, बल्कि उसकी पूरी जायदाद के साथ अरब खुराना की जायदाद भी, और अनन्या के साथ मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। क्या यह संभव है? अगर दिमाग से काम लिया जाए तो सब कुछ संभव है। मैं आंटी से बात करता हूँ। रोनित के चेहरे पर खुशी भर भर कर टपक रही थी। कहाँ अभी तक वह इशिका की जायदाद में ही उलझा हुआ था, मगर शायद इस दोस्ती के बाद उसे अरब खुराना की जायदाद भी हासिल हो जाए। शायद इसी को कहते हैं कि भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। नेक्स्ट पार्ट।